कॉन्स्टेंटली यार मेरे को हमेशा कहते थे यार तू काम तो बड़ा अच्छा करते, तेरी पिक्चर इतनी क्यों नहीं चलती, तुझे बेस्ट डायरेक्टर्स क्यों नहीं मिलते, इस तरह की बड़ी सारी बातें होती थी। एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूं, और ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँ। शाहिद कपूर को देखकर अक्सर यही वाइब आती है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट अनलकी एक्टर इन बॉलीवुड। मतलब करीब 20 साल के करियर में 30 से भी ज्यादा फिल्में करने के बाद भी उनके पास सिर्फ एक ही सोलो ब्लॉकबस्टर है, और वो फिल्म सिर्फ कबीर सिंह है। और कबीर सिंह के अलावा पद्मावती एक ऐसी फिल्म थी जो शाहिद कपूर की पूरी फिल्मोग्राफी में जिसने 200 करोड़ से भी ज्यादा के कलेक्शन करे थे। बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स होने के बावजूद रणबीर कपूर और रणवीर सिंह का इम्पैक्ट एक्टर के तौर पर शाहिद कपूर से ज्यादा दिखता है, जिन्होंने शाहिद कपूर से कई सालों बाद डेब्यू किया था और मूवीज की गिनती भी उनसे कम है। फिर भी इन दोनों का बॉक्स ऑफिस अपील शाहिद से आगे है। एंड इवन विक्की कौशल ने भी एज एक्टर के तौर पर बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर लिया है शाहिद कपूर के कंपैरिजन में। और अगर आज हम प्रेजेंट टाइम की ही बात करें तो कार्तिक आर्यन का बॉक्स ऑफिस पुल भी शाहिद कपूर से ज्यादा ही नजर आता है। तो आखिर वो कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से शाहिद कपूर कभी फुल फ्लेश सुपरस्टार बन ही नहीं पाए, जबकि उन्होंने उस दौर में अपना फिल्मों में डेब्यू किया था जब स्टार किड्स को लेकर के लोगों में इरिटेशन नहीं होता था। लाइक शाहिद कपूर से कुछ साल पहले डेब्यू करने वाले ऋतिक रोशन, आज वो शाहिद कपूर से बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। इवन शाहिद के कुछ साल बाद डेब्यू करने वाले रणबीर कपूर का स्टारडम भी उनसे बड़ा माना जाता है। और अगर गौर करें तो ये तीनों ही एक जैसे ही लाइक गुड एक्टर्स होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग डांसर्स भी हैं। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, मुझे पान की दुकान ऊपर झूली का मकान। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि शाहिद कपूर ऋतिक और रणबीर के कंपैरिजन में स्टारडम और बॉक्स ऑफिस अपील में उतने पीछे रह गए, जबकि फ्लॉप्स और डिजास्टर्स ऋतिक और रणबीर ने भी अपने करियर में फेस करें। तो क्या इसके पीछे बॉलीवुड की कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही है? मतलब ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर दोनों ही इंडस्ट्री के काफी स्टेब्लिश्ड और वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहीं शाहिद कपूर का फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि शाहिद की मॉम और डैड ने अपने करियर में मेजॉरिटी छोटे और सपोर्टिंग रोल से किए थे, या फिर सिंपली ऑडियंस ने शाहिद कपूर को वो लेवल की एक्सेप्टेंस दी नहीं, क्योंकि शाहिद कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी रह चुके हैं, चाहे उनके रिलेशनशिप को लेकर उन्हें चीटर का टैग देना हो, या फिर बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ में क्लेशेस, या फिर सेट पर एंगर या फिर एटीट्यूड की खबरें। शाहिद कपूर कभी बड़े लेवल पर टॉक ऑफ द टाउन नहीं बने, लेकिन कभी कभी कॉर्नर्स में उनकी चर्चा जरूर होती रही है। लोगों ने शाहिद कपूर के लिए सिंपैथी भी फील करी जब उनको कबीर सिंह के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि उस साल ये अवार्ड रणबीर कपूर को संजू के लिए दिया गया था। कबीर सिंह के बाद लगा था कि फाइनली शाहिद कपूर का टाइम आ चुका है शाइन करने का, लेकिन फिर भी शाहिद कपूर के लिए चीजें उतनी फेवरेबल नहीं रही, क्योंकि कबीर सिंह के ह्यूज कर्ज के बाद में अचानक से जर्सी जैसी फिल्म आ गई, और सिचुएशन फिर वही बन गई कि शाहिद कपूर की फिल्म आती है, कुछ कमाती है और फिर निकल जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी शाहिद कपूर बिग लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, या फिर सुपरस्टार स्टेटस अचीव नहीं कर सके। और ये भी समझने का ट्राई करेंगे कि क्या रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन ने शाहिद कपूर को ओवरशैडो कर दिया है। मुझे ऐसा फील हुआ था कि आई एम लेसर, मुझे ऐसा महसूस कराया गया। I went through a very long phase of feeling victimized by my circumstances. भाई कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है, मैं 250 ऑडिशन देके आया हूँ। Whatever it is that I gave to the craft, you know, like I pride myself in that. And the award goes to my favorite, Shahid Kapoor for Farzi. Rules are kinda different when you're bad enough the game straight. My brothers don't die, we just fussy bar. So much fussy, I'ma open up a fussy shop. Mommy saying that I need to get some sleep. कुछ लोग शाहिद कपूर को स्टारकिड मानते हैं और कुछ लोग उन्हें आउटसाइडर कहते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि शाहिद कपूर इन दोनों फेवर में नहीं आते, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह स्टारकिड वाली डेफिनेशन में फिट होते हैं और ना ही एकदम आउटसाइडर की कैटेगरी में। शाहिद कपूर के पेरेंट्स ने इंडस्ट्री में इतना साल काम किया था, फिर भी उनके लिए बॉलीवुड में एंट्री लेना उतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त उनके पेरेंट्स इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे कि वो सीधा कह सके कि ये मेरा बेटा है, इसे लॉन्च कर दो। इसलिए शाहिद कपूर को कई ऑडिशंस देने पड़े और उसके बाद उन्होंने अपना पहला ब्रेक क्रैक किया। तो साल 2003 में इश्क विश्क मूवी से डेब्यू करने से पहले शाहिद कपूर ने 1997 की दिल तो पागल है और 1999 की ताल मूवी में एज ए बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था, और साथ ही कुछ म्यूजिक वीडियोस के अंदर भी उनका अपीयरेंस देखने को मिला था। जिनमें 1991 के आंखों में और मेरा दिल बोले पिया जैसे सॉन्ग थे, एंड साथ ही साथ ईयर 2000 का कहना तो है, और 2001 का जान लिखूं जन्म लिखूं, और साल 2002 का कोई बात तो है। इन सब सॉन्ग में शाहिद कपूर का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। वहीं शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म भी एक कमर्शियल सक्सेस रही है, क्योंकि इनकी डेब्यू फिल्म ने 5 करोड़ के बजट के अपोजिट 12 करोड़ का कलेक्शन किया था, और इसी के साथ बॉलीवुड को एक नया चॉकलेट बॉय मिल गया था। इसके बाद 2004 में शाहिद कपूर की 2 फिल्में रिलीज होती है, पहली थी फिदा और दूसरी थी दिल मांगे मोर, और ये दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर अगला साल 2005 आता है, जिसमें शाहिद कपूर 3 मल्टी स्टारर फिल्मों में नजर आए
आए थे। पहली थी अक्षय कुमार की दीवानों में पागल एंड सेकंड फिल्म थी वाह लाइफ हो तो ऐसी, जिसमें शाहिद कपूर संजय दत्त के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे थे और ये दोनों ही फिल्म अपने रिलीज के टाइम पर फ्लॉप साबित हुई। बट बचपन में जब मैंने टीवी पर वाह लाइफ हो तो ऐसी फिल्म देखी तो मुझे पर्सनली फिल्म पसंद आई थी और एक तरह से इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस शायद बच्चे ही थे। और इसी के दौरान ही शाहिद कपूर अजय देवगन के साथ में शिकार मूवी के अंदर भी हमारे को नजर आते हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी डिजास्टर साबित होती है। तो इन सभी फिल्मों के बाद तक शाहिद कपूर एक भी प्रॉपर हिट फिल्म नहीं दे पा रहे थे और उनका करियर ग्राफ हर फिल्म के साथ नीचे चला जा रहा था। तभी 2006 में उनकी अगली फिल्म रिलीज होती है 36 चाइना टाउन, जिसमें वो करीना कपूर के साथ में फिर से बिग स्क्रीन पर नजर आते हैं। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली सक्सेसफुल साबित होती है। इस फिल्म का बजट लगभग 19 करोड़ था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 38 करोड़ का कलेक्शन करा था। इसके बाद शाहिद कपूर की जो अगली फिल्म रिलीज हुई थी वो थी चुप चुप के और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन ने। प्रियदर्शन उस टाइम पर अपने प्राइम फेज में थे एज ए डायरेक्टर और असल में तो ये फिल्म मलयालम मूवी पंजाब हाउस की रीमेक थी और सेम इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ही चुप चुप के का इंटायर टाइटल गुजराती हाउस रखा गया था। ये फिल्म 12 करोड़ के बजट के अगेंस्ट लगभग 25 करोड़ कमा के कमर्शियली सक्सेसफुल साबित होती है। और इसी तरह साल 2006 में शाहिद कपूर की उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म विवाह रिलीज होती है। इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से काफी अप्रिशिएशन मिलता है, जिसका नतीजा ये निकला कि ये फिल्म 8 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इसने 53 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके दिखाया था। क्योंकि इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन में राजश्री प्रोडक्शन हाउस शामिल थी। उन्होंने शुरुआत में इसे लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज किया था, फिर डिमांड बढ़ने पर फिल्म का स्क्रीन काउंट बढ़ाया गया। राजश्री प्रोडक्शन ने ये स्ट्रेटेजी कई सारी मूवीज के अंदर भी यूज करी और ये स्ट्रेटेजी उनके फेवर में भी रही। इस मूवी में शाहिद कपूर और अमृता राव की पेयरिंग लोगों को बहुत पसंद आई थी और ये फिल्म ईयर 2006 के 10th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बनी थी। इस तरह 2006 शाहिद कपूर के लिए एक तरह से बेस्ट ईयर्स में से एक रहा है। फिर साल 2007 में शाहिद कपूर की अगली फिल्म रिलीज हुई फुल एंड फाइनल के नाम से, जो बॉक्स ऑफिस पर तो फेल रही, लेकिन इसी साल इनकी एक और करियर डिफाइनिंग फिल्म आती है जब वी मेट, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने काफी अप्रिशिएट किया था। और इस फिल्म ने 15 करोड़ के बजट के अपोजिट 50 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और इतना ही नहीं, इस फिल्म का रीमेक भी तमिल में बनाया गया था। जब वी मेट के हर सॉन्ग आज भी फैंस के फेवरेट हैं और फैंस काफी टाइम से डिमांड भी कर रहे हैं कि इम्तियाज अली जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आए। ये फिल्म शाहिद और करीना के लिए जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उतनी ज्यादा इम्तियाज अली के लिए भी स्पेशल थी, क्योंकि इसी मूवी के बाद उनका करियर ग्राफ ऊपर चला गया था, क्योंकि उनकी फर्स्ट डायरेक्शनल फिल्म सोचा न था बॉक्स ऑफिस पर फेलियर रही। फिर ईयर 2008 में शाहिद कपूर की अगली फिल्म रिलीज होती है किस्मत कनेक्शन, जो बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित हुई। फिर इसके बाद साल 2009 में उनकी फिल्म कमीना आती है, जो कमर्शियली सक्सेसफुल रहती है, जिसने लगभग 35 करोड़ के बजट के अपोजिट 71 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। आजा के बन में गए जिंदगी की गली एक ही चांस है। लेकिन इसके बाद ही शाहिद कपूर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एक के बाद एक उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। कभी फ्लॉप, कभी एवरेज, कभी डिजास्टर या फिर अबव एवरेज। और इसी रेंज में उनकी फिल्मों का कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस चलता रहा, जिनमें मूवीज लाइक दिल बोले अडिप्पा, चांस दे डांस, पाठशाला, बदमाश कंपनी, मिलेंगे मिलेंगे, मौसम, तेरी मेरी कहानी और फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी मूवीज भी शामिल थी। 2009 से लेकर 2013 तक शाहिद कपूर ने अपने फिल्मों के मामले में बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल फेस किया था और शाहिद कपूर को धीरे धीरे वन ऑफ द लीस्ट बैंकेबल एक्टर भी माना जाने लगा था। लेकिन फिर साल 2013 में शाहिद कपूर की अगली फिल्म आर राजकुमार रिलीज होती है और फाइनली कई सालों के बाद वो बॉक्स ऑफिस पर एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म डिलीवर करते हैं, जिसने करीब 38 करोड़ के बजट में 100 करोड़ का कलेक्शन करा था। और अगर गौर करें तो जब वी मेट और आर राजकुमार मूवी के अंदर एक चीज कॉमन है कि इन दोनों फिल्मों के ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स ऑडियंस ने एंजॉय किए थे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। इसके बाद साल 2014 में शाहिद कपूर की नेक्स्ट फिल्म रिलीज होती है हैदर, जिसमें शाहिद कपूर ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। फिल्म भले ही मास लेवल पर बहुत ज्यादा लोगों को पसंद ना आई हो, लेकिन हर किसी ने शाहिद कपूर की एक्टिंग को अप्रिशिएट जरूर से किया था। फिर साल 2015 में शाहिद कपूर अपने करियर की फर्स्ट धर्मा प्रोडक्शन फिल्म करते हैं शानदार, बट ये फिल्म फेलियर साबित होती है। इस फिल्म को ना ऑडियंस ने पसंद किया था और ना ही क्रिटिक्स ने। लेकिन फिर 2016 में शाहिद कपूर का एक और इंटेंस परफॉर्मेंस हमारे को उड़ता पंजाब फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। इस फिल्म की रिलीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी और इसका रीजन था वो टॉपिक जिसे फिल्म एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ओवरऑल फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने काफी अप्रिशिएट किया था। इवन फिल्म के हर एक्टर की परफॉर्मेंस को लोगों ने अप्रिशिएट किया था और उड़ता पंजाब को लीड स्टार कास्ट की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज में काउंट किया जाता है। इस फिल्म को फिल्म फेयर में मल्टीपल नॉमिनेशंस मिले थे, लाइक बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और ये फिल्म टोटल 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीतती है, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहिद कपूर को मिलता है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट ले जाती है। बेस्ट मेल डेब्यू दिलजीत दोसांझ को मिलता है और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड भी इस फिल्म को जाता है। ये फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस रन में करीब 34 करोड़ के बजट के अगेंस्ट लगभग 96 करोड़ कमा करके कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म बनती है। लेकिन इसके बाद 2017 में शाहिद कपूर की फिल्म रंगून बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित होती है। फिर 2018 में शाहिद कपूर अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक करते हैं, जो होती है संजय लीला भंसाली की पद्मावत। और इसी फिल्म को लेकर के खासकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी। कई जगहों पर इस फिल्म को बैन करने की डिमांड भी उठी थी। इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट 1 दिसंबर 2017 के लिए प्लान की गई थी, बट मूवी को लेकर हुए आउटरीच की वजह से मेकर्स ने कई सारे चेंजेस करे। जैसे कि मूवी का नाम पहले पद्मावती होने वाला था, लेकिन इसको बाद में चेंज करके सिर्फ पद्मावत रख दिया गया। फिल्म की ओरिजिनल रिलीज डेट 1 दिसंबर रखी गई थी, मगर
कंट्रोवर्सीज की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट को डिले करना पड़ा और आखिरकार 25 जनवरी 2018 को ये फिल्म थिएटर्स में उतरती है। लेकिन तब भी इंडिया के हर स्टेट में ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाती। इन सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद फिल्म ने लगभग 572 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था और ये फिल्म शाहिद कपूर के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक भी रही है और साथ ही उनके करियर की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म भी थी, क्योंकि इसका बजट करीब 180 करोड़ का था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि महाराजा रतन सिंह के रोल के लिए शाहिद कपूर फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं, क्योंकि इससे पहले संजय भंसाली ने ये रोल शाहरुख खान को ऑफर किया था, बट इन दोनों के बीच में बात बन नहीं पाई और भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत को इस रोल के लिए अप्रोच किया था, पर डेट इश्यूज की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं हो सका और इन सब के बाद जाकर ये ऑफर सीधा शाहिद कपूर तक पहुंचा। कौन सा निर्णय सही है आपका? हम जानते हैं माना कि आप मेवाड़ की महारानी है पद्मावती, पर राजनीतिक निर्णय लेना आपका अधिकार नहीं। अधिकार है। आज अगर हमारे कारण ये सुलह टूट गई तो युद्ध होगा और वो हमें स्वीकार नहीं। होता है तो हो जाए युद्ध, उसका जवाब हम देंगे रणभूमि में। फिर इसी साल यानी कि 2018 में शाहिद कपूर की एक फिल्म और रिलीज होती है, 32 गुल मीटर चालू। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्मर रही। फिर साल 2019 में शाहिद कपूर के करियर की एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फिल्म कबीर सिंह रिलीज होती है और ये कहना गलत नहीं होगा कि शाहिद कपूर के करियर में अगर किसी फिल्म में सबसे बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है तो वो कबीर सिंह की है, क्योंकि ये मूवी कमर्शियल लेवल पर बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल रही थी। लगभग 60 करोड़ के बजट के अगेंस्ट फिल्म ने 380 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करा था और इस तरह की सक्सेस शाहिद कपूर ने इससे पहले अपने करियर में कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स का ओवरडोज है। About violence, about ill-treating women. Women don't have agency. उसी को आप स्क्रीन पर दिखाकर ग्लोरीफाई करोगे ना सर, तो इस मटेरियल की रिस्पेक्ट करना काफी मुश्किल है। लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं किया बल्कि काफी एक्सेप्टेंस भी दी, जो कि इसके बॉक्स ऑफिस नंबर से हमारे को साफ साफ दिखाई भी देता है। फिल्म के रिलीज के बाद एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस काफी डिसअपॉइंटेड भी थी और उनका ये कहना था कि ये प्यार जताने का कैसा तरीका है, और कंट्रोवर्सीज तो होनी ही थी क्योंकि ये कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी। फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा थे और उनका साफ कहना था कि वो वही सिनेमा बनाएंगे जो उन्हें बनाना है। एक एक्टर कबीर सिंह में जो काम किया, वो गया ऑडिशन देने, पॉपुलर एक्टर फ्रॉम कबीर सिंह। ऑडिशन देने के बाद बोले कि वी आर नॉट कास्टिंग यू बिकॉज यू एक्टेड इन कबीर सिंह। नया लड़का मेरे को फोन करके बोलता है सर ऐसे हुआ है। I realized I have a really dark, hectic side to me. I've never had a sip of alcohol in my life. How will I know what it is to be high like that? Something has to be inside me, right, to connect with it. लेकिन कबीर सिंह के लिए भी शाहिद कपूर फर्स्ट चॉइस नहीं था, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा पहले रणवीर सिंह को कास्ट करना चाहते थे इस फिल्म के अंदर, मगर रणवीर सिंह ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिनके पास में अर्जुन रेड्डी के हिंदी रीमेक के राइट्स थे, वो अर्जुन कपूर को लेकर के कबीर सिंह बनाना चाहते थे। लेकिन थैंकफुली तब तक संदीप रेड्डी वांगा की बात शाहिद कपूर से हो चुकी थी कबीर सिंह के रोल के लिए, और कबीर सिंह के सक्सेस के बाद सबको लग रहा था कि फाइनली अब शाहिद कपूर का टाइम आ चुका है शाइन करने का और उनका करियर ग्राफ अब ऊपर जाने वाला है। लेकिन चीजें बिल्कुल उल्टी हो गई। कबीर सिंह के बाद 7 महीने मैं घर पे बैठा हुआ था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था इसके बाद ये क्या दे इसको। अब जो सामने दिखता है और जो होता है उसमें फर्क होता है। और मेरे जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज करियर का सबसे मुश्किल फेज आई थिंक थ्रू आउट आई फील लाइक, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जो ये कह रही है उसी चीज को हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कई बार ऐसा लगता है यार इतनी आसानी से वो फीलिंग। कबीर सिंह के बाद ही शाहिद कपूर की नेक्स्ट मूवी रिलीज होती है जर्सी। जर्सी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और करीब 80 करोड़ के बजट के अपोजिट फिल्म ने लगभग 27 करोड़ ही कमाए थे। जर्सी के फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ओरिजिनल जर्सी लोगों ने ऑलरेडी हिंदी में देख रखी थी। फिर 2023 में शाहिद कपूर फर्स्ट टाइम एक वेब सीरीज में नजर आते हैं जिसका नाम था फर्जी। फर्जी को राज और डीके ने डायरेक्ट किया था और फर्जी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। इवन ये 2023 की मोस्ट व्यूड इंडियन वेब सीरीज में भी गिनी जाती है। इसी साल शाहिद कपूर की एक और ओटीटी फिल्म रिलीज होती है ब्लडी डैडी को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे और ये ज्यादा हाइप क्रिएट भी नहीं कर पाई थी। फिर 2024 में शाहिद कपूर की अगली फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज होती है। इस मूवी ने अपने थिएटर रन में करीब 133 करोड़ के कलेक्शन करके कमर्शियल सक्सेस हासिल करी थी। हेलो, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे हमारी सुहागरात होने वाली है? नहीं होने वाली है। घूंघट रहा लेकिन शाहिद कपूर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि कबीर सिंह से पहले और कबीर सिंह के बाद किसी भी फिल्म ने कबीर सिंह जैसा इंपैक्ट क्रिएट ही नहीं किया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे उनकी कोई भी फिल्म कबीर सिंह जैसी लेगेसी मैच कर पाती है या फिर नहीं, क्योंकि कबीर सिंह के बाद उनकी फिल्में ठीक ठाक कलेक्शन तो कर लेती हैं लेकिन टॉक ऑफ द टाउन नहीं बन पाती। अगर हम शाहिद कपूर की पूरी फिल्मोग्राफी को देखें तो एक पैटर्न हमारे को साफ नजर आ जाता है कि जब भी उनके करियर की बिगेस्ट हिट आती है उसके बाद अचानक कुछ फ्लॉप्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसके अलावा शाहिद कपूर ने अब तक अपने पूरे करियर में एक भी सीक्वल फिल्म नहीं करी, यानी कि पार्ट 2 या पार्ट 3 जैसा कोई भी प्रोजेक्ट उनकी फिल्मोग्राफी में नहीं है, जिससे प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपनी सक्सेस को डबल डाउन नहीं कर पाते। क्योंकि जब किसी सक्सेसफुल फिल्म का सीक्वल आता है तो उसकी हाइप पहले से ही ज्यादा होती है और उस सीक्वल की इंटायर ऑडियंस पहले से रेडी बैठी हुई होती है और बॉक्स ऑफिस पर सीक्वल फिल्मों की कलेक्शन प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और जितने ज्यादा आप बैंकेबल होते हैं ना एज एन एक्टर, उतनी बड़ी फिल्मों के ऑफर आपको आने लगते हैं। हाय, कौन हो? कुत्ता।
और अगर हम शाहिद कपूर की पूरी फिल्मोग्राफी देखें तो पद्मावत को छोड़कर उनके पास कोई भी ह्यूज बजट वाली फिल्म नहीं है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, पद्मावत को शाहिद कपूर के शोल्डर्स पर प्रमोट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर शाहिद कपूर उतना बैंकेबल भी नहीं थे कि उन्हें लीड बनाकर 180 करोड़ के बजट की फिल्म बना दी जाए, क्योंकि पद्मावत से पहले तक शाहिद कपूर की किसी भी फिल्म ने 150 करोड़ का भी कलेक्शन पार नहीं किया था। इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर उनकी स्टारडम पर 180 करोड़ इन्वेस्ट करके फिल्म बनाने का रिस्क नहीं लेने वाला था। और इसी वजह से पद्मावत को रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के स्टारडम के बेसिस पर ही प्रमोट किया जा रहा था। और ग्राउंड रियलिटी यही है कि शाहिद कपूर की बॉक्स ऑफिस अपील उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, जिसके चलते उनको सोलो लीड के तौर पर बड़ी फिल्में ऑफर नहीं होती। ना तो शाहिद कपूर किसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा है और ना ही किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का, और इसी रीजन की वजह से उनका मास अपील बाकी एक्टर्स के कंपैरिजन में कम दिखता है। और अगर इसी एंगल से देखें तो कार्तिक आर्यन ज्यादा स्मार्ट नजर आते हैं, क्योंकि आज की डेट में कार्तिक आर्यन का स्टेटस शाहिद कपूर से ज्यादा बैंकेबल एक्टर वाला है। और इसके पीछे का रीजन भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है। और शाहिद कपूर की बॉक्स ऑफिस पुल उनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उतनी बड़ी नहीं है। मतलब कि तेरी बातों में ऐसा उलझ गया मूवी भूल भुलैया 2 के कंपैरिजन में काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म 150 करोड़ तक भी कलेक्शन नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि शाहिद कपूर की पीआर टीम काफी वीक लगती है, क्योंकि उनके बारे में बातें तभी होती है जब उनकी कोई भी नई फिल्म रिलीज के करीब होती है। अदरवाइज पूरे साल शाहिद कपूर को लेकर ज्यादा चर्चा ही नहीं होती। और वहीं अगर हम रणबीर कपूर की बात करें तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव तो नहीं है, पर फिर भी उनका क्रेज पूरे साल बना रहता है। कोई ना कोई बात या फिर कोई ना कोई न्यूज रणबीर कपूर को लेकर के चलती रहती है, और यही होता है स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट पीआर का एग्जांपल। और ये भी कहा जाता है कि शाहिद कपूर ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर के टाइम पीरियड में सैंडविच बन गए, या इन दोनों ने शाहिद कपूर को ओवर शेडो कर दिया। तो मैं इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता, क्योंकि ऑडियंस ने जितनी एक्सेप्टेंस ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर को दी, उतनी एक्सेप्टेंस शाहिद कपूर और उनकी फिल्मों को कभी मिल ही नहीं पाई। और शाहिद कपूर की अच्छी फिल्मों का कलेक्शन भी ऋतिक और रणबीर की अच्छी फिल्म के बराबर नहीं पहुंच पाया है। और ये मैं सिर्फ रिसेंट ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 2019 से पहले की फिल्मों को कंपैरिजन कर लो, तब भी ऋतिक और रणबीर की सक्सेसफुल फिल्मों का कलेक्शन शाहिद कपूर की सक्सेसफुल फिल्मों से ज्यादा ही रहा है। और ये चीज ये प्रूव करती है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट शाहिद कपूर और उनकी फिल्मों को लेकर के उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। अब तुम इसको शाहिद कपूर का वीक पीआर कह सकते हो या फिर उनकी फिल्मों की वीक मार्केटिंग कह सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो रणबीर कपूर के करियर की फर्स्ट 100 करोड़ वाली फिल्म उनके डेब्यू के सिर्फ 2 साल बाद यानी कि 2009 में आती है, जो होती है अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसने करीब 106 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं ऋतिक रोशन के करियर की फर्स्ट 100 करोड़ वाली फिल्म उनके डेब्यू के 1 साल बाद ही आ जाती है, जो थी कभी खुशी कभी गम। लेकिन क्योंकि वो एक मल्टी स्टार फिल्म थी, इसलिए हम इस फिल्म को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ऋतिक रोशन की फर्स्ट 100 करोड़ वाली सोलो लीड फिल्म उनके डेब्यू के लगभग 6 साल बाद आती है, जो कि थी क्रिस का फर्स्ट पार्ट। और इस फिल्म में करीब 126 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। जबकि शाहिद कपूर के करियर की फर्स्ट 100 करोड़ वाली फिल्म 2013 में आती है, यानी कि उनके डेब्यू के करीब 10 साल बाद आती है, जो थी आर राजकुमार। और इस मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस रन में लगभग 101 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऋतिक और रणबीर के कंपैरिजन में शाहिद कपूर को लेकर ऑडियंस में उतना स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस कभी रहा ही नहीं है। लेकिन शायद को ऋतिक और रणबीर से कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर भी होगा, क्योंकि ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर का डेब्यू इसी माइंडसेट से हुआ था कि उनको फ्यूचर स्टार बनाना है। ऋतिक की फर्स्ट लीड हीरो फिल्म के डायरेक्टर ही खुद उनके पप्पा जी थे, आई मीन राकेश रोशन जी थे, जो बॉलीवुड के काफी सक्सेसफुल और फेमस डायरेक्टर हैं। वहीं पर ही रणबीर कपूर की पहली फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे, जो कि अपने आप में एक पूरा फिल्म स्कूल माने जाते हैं। जबकि शाहिद कपूर की डेब्यूट फिल्म इश्क विश्क के डायरेक्टर केन घोष थे, और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो शाहिद कपूर का डेब्यू बेसिकली एक चांस जैसा था, अगर चल गया तो ठीक, वरना इसको साइड कर दो। इसलिए ऋतिक और रणबीर की सक्सेस के साथ शाहिद का कंपैरिजन करना अनफेयर है। और अगर कंपैरिजन तुम्हें करना ही है तो उन एक्टर से करो जिन्होंने 2003 में डेब्यू किया था, जैसे कि जॉन अब्राहम और जायद खान। जायद खान तो ऑलमोस्ट बॉलीवुड से एग्जिट ले चुके हैं, क्योंकि उनकी अब फिल्में ही नहीं आती। और जहां तक जॉन अब्राहम की बात करें तो जॉन अब्राहम के कंपैरिजन में शाहिद कपूर आगे नजर आते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में जॉन अब्राहम की सिर्फ 9 मूवीज ही रिलीज हुई हैं, जिनका कंबाइंड कलेक्शन लगभग 370 करोड़ होता है। जबकि शाहिद कपूर की पिछले 5 सालों में 5 फिल्में रिलीज हुई है, जिनका कंबाइंड कलेक्शन लगभग 540 करोड़ है। और यहाँ पर जो मैंने कलेक्शन को कंसिडर किया है वो इनकी सोलो लीड हीरो वाली फिल्म का है, इसलिए जॉन के कलेक्शन में मैंने पठान का कलेक्शन ऐड नहीं किया, क्योंकि वो प्राइमरली एसआरके की कमबैक फिल्म थी। और इसके अलावा भी शाहिद कपूर बॉलीवुड में एक बड़ा स्टेटस अचीव नहीं कर पाए। उसके पीछे की एक वजह ये भी बनती है कि वो किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के खास फेवरेट नहीं रहे। इसे मैं तुम्हारे को सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ ना, तो शाहिद कपूर का कोई गॉडफादर नहीं रहा है जिसने लगातार एफर्ट डाला कि उनको सुपरस्टार बनाया जाए। अल्कोहल ये सब बोल रहे तेरे बारे में, फॉर गॉड सेक। देख यार मैं तेरे को लेने आया हूं, चल। मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? मतलब नहीं आऊंगा ना, बोला नहीं आऊंगा। साहब वो हाथ से फिसल गया साहब, नहीं। बल्कि चीजें काफी साफ थी। अगर शाहिद कपूर मेरे लिए बैंकेबल होंगे तभी मैं उनको फिल्म ऑफर करूंगा। जैसे कि करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस बॉलीवुड के सबसे बिग प्रोडक्शन हाउस में से एक है, लेकिन शाहिद ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही धर्मा के साथ में फिल्म करी और वो थी शानदार। इसके अलावा वायरफ के साथ भी उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। हाँ, टिप्स वालों ने शाहिद कपूर के साथ में कई फिल्मों को बेक किया है, लेकिन वो कोलैबोरेशंस भी इतने प्रॉफिटेबल नहीं रहे कि शाहिद पर ह्यूज बजट लगाकर कोई मैसी फिल्म बनाई जाए। और अगर पहले वायरफ के साथ में शाहिद का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ होता तो ये कोलैबोरेशन काफी प्रॉफिटेबल भी बन सकता था, क्योंकि वायरफ वाले टाइम टू टाइम बड़ी फिल्में बनाती रहती है। और वायरफ मनीष शर्मा के साथ प्योर देसी रोमांस फिल्म पर भी
काम कर रही थी और वो इसे शाहिद कपूर के साथ बनाना चाहते थे और लगभग सब कुछ कंफर्म भी हो गया था, लेकिन फिर अचानक शाहिद कपूर इस प्रोजेक्ट से एग्जिट हो जाते हैं और इसके पीछे के 2 रीजन बताए जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि डेट इशू की वजह से शाहिद कपूर ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और कुछ का कहना यह था कि स्क्रिप्ट में मल्टीपल चेंजेस और ओवर इन्वॉल्वमेंट के चलते मनीष शर्मा और शाहिद कपूर के बीच बात बन ही नहीं पाई। और शाहिद कपूर को लेकर पहले भी ऐसे बातें सामने आई थी कि वो सेट पर कभी कभी रूड बिहेव भी करते थे और वो ज्यादा कोऑपरेटिव भी नहीं होते, जिसकी वजह से उनके साथ काम करना थोट हो जाता है। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये तो शाहिद कपूर और उनके साथ में काम करने वाले लोगों को ही पता होगा। इसके अलावा उनके रिलेशनशिप्स को लेकर भी काफी पहले बातें हुई थी, कई रूमर्स फैले और कंट्रोवर्सीज भी बनी थी। कहा जाता है कि जितने वो ऑन स्क्रीन अपने पार्टनर्स के साथ में लॉयल दिखते हैं, उतने वो ऑफ स्क्रीन में नहीं होते। जैसे जब वो करीना कपूर के साथ में रिलेशनशिप में थे, तब ऐसी खबरें आई थी कि वो अमृता राव को भी डेट कर रहे थे और कुछ टाइम बाद करीना और शाहिद का ब्रेकअप हो गया था। फिर शाहिद ने प्रियंका चोपड़ा को भी डेट किया था, लेकिन ये रिलेशनशिप भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया और अपने बदलते रिलेशनशिप डायनामिक्स की वजह से शाहिद कपूर को काफी बैकलेस भी झेलना पड़ा। बच्चों के साथ खेलने की उम्र है यार, कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? गेट आउट। और कहाँ हूँ मैं आज? कहीं नहीं। I'm a nobody. फूटा हुआ नसीब और तेज दिमाग बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अब इस पूरे वीडियो में यहाँ पर समराइज कर देता हूँ। तो शाहिद कपूर कभी बॉलीवुड में फुल फ्लेज सुपरस्टार स्टेटस अचीव नहीं कर पाए। इसकी एक बड़ी वजह ये भी रहती है कि ऑडियंस ने उनको लेकर उतना स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस कभी बनाई नहीं और उनकी मार्केटिंग के मामले में भी उनका पीआर गेम काफी वीक रहा है। साथ ही किसी बड़े फिल्म मेकर ने भी लगातार ऐसा पुश नहीं दिया कि इस एक्टर को हर हाल में स्टार बनाना है। यानी ओवरऑल चीजें कभी इतनी ज्यादा उनके फेवर में रही नहीं कि सारे बॉक्सेस टिक हो जाए। लेकिन नेवरदलेस शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म और रोमियो को लेकर के मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं होप भी यही करता हूँ कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करे और रोमियो के बाद ही फर्जी 2 वेब सीरीज शाहिद कपूर की फिल्मोग्राफी में नेक्स्ट बिग थिंग बन सकती है। बाकी आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपकी शाहिद कपूर की कौन सी फेवरेट मूवी रही है और आप शाहिद कपूर की कौन सी अपकमिंग फिल्म को लेकर के सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि आखिर शाहिद कपूर कभी सुपरस्टार स्टेटस अचीव क्यों नहीं कर पाए।